हो जाना पिछली बार ही था, बट मुझे लगता है कि जब जब जो होना है तब तब तो होने वाली बात। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड पर्टिकुलरली द वे द यंगस्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग बिकॉज पर जो एक 9 साल की जो जर्नी थी ना, जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन एक तरफ आ रहा था और एक तरफ यही जो हमारी पिक्चर थी ये उसी डिजिटल वर्ल्ड में जा रही थी, यू नो। तो नाउ इट हैज बिकम कूल टू बी पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम वर्ल्ड, यू नो। दिस इज द शिव एंड द सतीज एपिसोड व्हिच इज सनम तेरी कसम। वो लड़की बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से प्यार नहीं होता है, बट कोई मुझे लाइक नहीं करे तो मैं अपने माता पिता के पास ही तो जाऊंगी कि मेरी शादी करा दो। So I guess that's also changed. अच्छा, सनम तेरी कसम कल्ट फॉलोइंग हो गई है, मतलब मासेस में लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या इंग्रेडिएंट होता है जो उसके साथ मास ऑडियंस को जोड़ देता है? आपको एक सच्चाई बोलनी पड़ती है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, सनम तेरी कसम के जो फेसेस हैं, हर्षवर्धन और मावरा, कैसे उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी उस टाइम? कि जब आप न्यू कमर्स को लॉन्च करते हैं ना, तो नॉट मेनी डायरेक्टर्स लॉन्च न्यू कमर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो जब न्यू कमर्स को आप लॉन्च करते हो ना, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, दैट हैज टू बी एन ऑनेस्ट प्रोसेस। यू कैन नॉट हैव कि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है या उसका है, नो, इट हैज टू बी अ मेरिटोरियस प्रोसेस, यू नो। We didn't know who Mavra was. We didn't know who Harsh was. We just saw their auditions and we said these are the best 2 auditions. मैं एक बात बताऊं आपको, इंदर का मुझे क्या अच्छा लगता है, टैटू सर। अच्छा, अभी सनम तेरी कसम 2 का कोई प्लान? तो सलमान खान सर कर रहे हैं सनम तेरी कसम 2। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। थिएटर्स में इन दिनों जो नाम गूंज रहा है बहुत सारी नई रिलीजेस के बीच में भी, वो है सनम तेरी कसम। और कसम से इसने कमाल कर दिया है, मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस रिलीज में भी, जो कि पहले अप्रिसिएशन नहीं मिला वो अब मिल रहा है। कैसा लग रहा है मेकर्स को, ये आज खुद मेकर्स बताएंगे। मेरे साथ सनम तेरी कसम के मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं विनय सप्रू जी एंड राधिका राव। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, बहुत बढ़िया। नमस्ते। अच्छा, मैंने जो आज का रीसेंट अपडेट देखा वो ये था कि नियरली 50 करोड़ कलेक्शन नेट हो गया है। कैसा है, कैसा फीलिंग है? ये एक्चुअली टाइटैनिक में वो एक लाइन है ना, I'm the king of the world. वो फीलिंग हो रही है, king of the world. बहुत खुशी। और ये एक्चुअली खुशी तो है, बट जिस तरह की हमारी कहानी थी, जिस तरह का हम लोगों का सबका हार्डवर्क था, हालांकि ये बात सब लोग ही कहते होंगे बिकॉज हर फिल्म मेकर इस बात पे बिलीव करता है, बट हो जाना पिछली बार ही था, बट मुझे लगता है कि जब जब जो होना है तब तब तो होने वाली बात है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड पर्टिकुलरली द वे द यंगस्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग बिकॉज हमने ये कहानी लिखी थी यंगस्टर्स के लिए। हमने ये कहानी लिखी थी अपने कंट्री के सब जो 16 और 18 और 20-22 साल के बच्चों के लिए। दिल जले सब। हाँ, लेकिन अभी मैं जहाँ भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, हर एक बंदा इंदर बन के और एक रील आ जाती है, और मतलब इतना फैल चुका है ना, जितना मुझे लगता है 9 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। चलो थैंकफुली अब हो रहा है। पहले तो ये आइडिया किसका था कि री रिलीज करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता? सी जब रिलीज हुई, और एक्चुअली उस वक्त रिलीज हुई बट प्रमोट नहीं हुई पिक्चर, तो वो जो भी थोड़ी बहुत प्रमोट हुई थी, तो फर्स्ट डे 1.25 करोड़ लगा था, सेकंड डे 1.35, थर्ड डे 1.35, मंडे भी 1.25 ही था कलेक्शन, 1.25 करोड़। तो मतलब इट वाज होल्डिंग स्टेडी, जितने लोग देख रहे थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे, जा रहे थे, बट उसकी फिर प्रमोशन ही नहीं हुई, तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात थी, यू नो। तो फिर वो अपने आप ही वो एक लॉस्ट आउट हो गई, यू नो। कहीं भी न्यू रिलीजेस आ जाती है, ये आ जाती हैं, वो आ जाती हैं करके, यू नो। पर जो एक 9 साल की जो जर्नी थी ना, जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन एक तरफ आ रहा था और एक तरफ यही जो हमारी पिक्चर थी ये उसी डिजिटल वर्ल्ड में जा रही थी, यू नो। तो OTT आया तो OTT पे चली गई, सैटेलाइट पे चली गई, यूट्यूब आया तो यूट्यूब पे फ्री चल रही है। तो इट वाज प्लेइंग ऑल ओवर एंड लोग देख भी रहे थे इसको ऑल ओवर, यू नो। और इसकी अपनी एक फैन बेस बन रही थी और एक कल्ट का ऑलमोस्ट कल्ट हो गई थी, यू नो, कहानी ये अपनी पिक्चर। तो बस अब उसी का जो वो लोग थे फैन बेस, फैंस थे और जो इसके देखने वाले थे और चाहने वाले थे, उन्होंने सबने फिर आके ये थिएटर में, नाउ दे आर नॉट सीइंग द फिल्म, दे आर मेकिंग नॉइज, दे आर सेलिब्रेटिंग एंड दे आर जस्ट, जो आपने बोला एक रील तो बनती है। और जो और एक जो मिथ था कि थिएटर में लोग आना नहीं चाहते हैं, वो नहीं, तो जो एक बीच में वो
कॉन्सर्ट सर्किट आ गया था ना कि डुआ लिपा, कोल्ड प्ले, ये तो Right. सब यंगस्टर्स वहाँ जाके सेल्फी खींच रहे थे और अपने आप, तो नाउ इट हैज बिकम कूल टू बी पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम वर्ल्ड, यू नो. तो यंगस्टर्स उसके रीलें बनाना, उस थिएटर में अपनी फोटो खींचना, ये तो इट हैज बिकम कूल टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सनम तेरी कसम वर्ल्ड, यू नो. Yeah. तो which is now it's a celebration, so all of us are celebrating, you know. ओके बट राधिका जी, आपसे भी मेरा सवाल है और आपसे भी विनी जी कि 9 साल पहले ऐसा क्या था कि इतनी बढ़िया पिक्चर, कंटेंट इतना अच्छा, एक्टिंग इतनी शानदार, गाने इतने प्यारे, तो तब ऐसा क्या रह गया था कि फिल्म नहीं पहुंची सब तक? See, जब पिक्चर और ऐसा नहीं, हम बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा देखते हैं. नहीं, I'll tell you, when a movie gets made, हम्म before it reaches the audience, हम्म स्टूडियो जरिया होता है जो उस फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाता है. तो जो एंड रिले, जो रिले रेस में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आ जाते हैं उसमें, पर जो एंड रिले रेस होती है वो स्टूडियो करता है जो ऑडियंस तक पहुंचाता है. उस समय किसी ने उस फिल्म के बारे में सुनी नहीं होती. इट्स लाइक अ बिल्कुल कुछ नया, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन होती है, ना उसकी कोई रेपुटेशन होती है, ना उसका कुछ होता है. तो एट दैट टाइम हाउ केयरफुली इट इज माउंटेड एंड हाउ अग्रेसिवली इट इज प्रमोटेड एंड किस शिद्दत के साथ वो काम होता है, क्योंकि वो एंड गेम होता है एंड वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता है, वो स्टूडियो के हाथ में होता है अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे. तो जो भी वो काम वो लास्ट एंड कर रहा था, वो अपना काम कर नहीं रहे थे. उनको इतनी इंटरेस्ट नहीं थी इस फिल्म में, उनको इतनी फेथ नहीं थी, उनको बिलीव नहीं थी कि अच्छी पिक्चर है. वो तो हमारे फेस पे बोल रहे थे कि आपने अच्छी पिक्चर नहीं बनाई, तो जितना हम कर रहे हैं वो उतने ही लायक हो आप लोग. अच्छा. तो जब ये अप्रोच होता है तो फिर वो उस, इट्स लाइक सेइंग, बच्चा बनाता है ऊपर वाला, फिर माँ अपने पेट में रखती है, पर जो डॉक्टर एंड में जो बच्चे की बर्थ डिलीवरी में हेल्प करता है वो डॉक्टर ही चूक जाए, हाँ. तो फिर उस बच्चे का क्या होने वाला है. तो हमारे बच्चे का वही हाल हुआ था. पर जब वो बच्चा ऑडियंस में पहुंचा खेलने के लिए, जो कहते हैं रियल मैदान, एंड व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद इट, नॉट ऑन थिएटर बट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, then they realized that it's because then they started talking about the movie. then से अच्छा ऐसी भी एक पिक्चर है यार जो बहुत अच्छी है. तो then it was pure merit of the film, क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पिक्चर को देख रहे थे. पहले तो उनको पता ही नहीं था कि पिक्चर आई. तो बस यही वजह थी कि उस टाइम पे क्यों नहीं चली. पब्लिक की कोई गलती नहीं थी, पब्लिक को पता ही नहीं था कि पिक्चर. पब्लिक ने तो बाद में बहुत प्यार दिया. बट डू यू गाइस थिंक अगर उस टाइम सोशल मीडिया उतना ज्यादा जितना आज बूम है सोशल मीडिया का तब होता, तो ये मतलब तभी ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो आ जाता? एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले एक जगह हम लोग बैठ के बात कर रहे थे उसकी, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ भी बोलूँ कि हम जब कहानी लिख रहे थे ना, तो हर लव स्टोरी का वही कॉन्फ्लिक्ट होती है कि अमीर गरीब का, या रोमियो जूलियट टाइप पेरेंटल ऑब्जेक्शन, या फिर हिंदू मुस्लिम, ये इसी किस्म की कहानियाँ लिखते हैं ना. तो जब मैं और राधिका जी लिख रहे थे तो इसका जो सार था ना, ढूंढते ढूंढते राइटर का जो राइटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, आप तो जानते हैं, इट्स अ वेरी सोलो प्रोसेस. आदमी बैठा हुआ अपने दिमाग से जद्दोजहद कर रहा होता है कि खुद ही सवाल पूछ रहा होता है, खुद ही जवाब दे रहा होता है और कहानी लिख रहा होता है. तो उसमें फिर राधिका जी और मेरे को जवाब मिला हमें शिव पुराण के अंदर. और फिर ये कहानी ने, इसकी कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया कि इफ़ द wedding of the daughter is not blessed by the father, even God's wedding won't succeed. But if the same wedding is blessed by the father, then it becomes the eternal pair, Shiv and Parvati. This is the Shiv and the Sati's episode, which is Sanam Teri Kasam. तो ये खींच मेरी फोटो, ये सब तो चल ही रहा है, तो वो सब. तो अगर एनालाइज किया जाए तो 10 साल पहले ये पिक्चर आई थी, और उस बीच में और अभी के बीच में एक पूरा एक हमारे अंदर, एक हमारे यहाँ पे भी एक सोशियो पॉलिटिकल एक जागरूकता आई है हमारे खुद के संस्कारों के बारे में, हमारे खुद के. आज आप कुंभ देखते हैं तो इतने सारे, और सब यंगस्टर्स ही हैं वहाँ पे, सब. या फिर आप कहीं भी देखते हैं तो एक जागरूकता आई है, मतलब कि हमारे खुद के धर्म के बारे में, संस्कारों के बारे में. तो एक उस जागरूकता के साथ में ये पिक्चर भी आई.
तो ये पिक्चर भी चल रही थी और ये एक जागरूकता भी चल रही थी। तो आप देख रहे हैं वो, बट अपना कल्चर ही देख रहे हैं ना आप। तो हम जब पिक्चर बना रहे थे तो हमें लोगों ने कहा कि यार ये क्या ही तुम यंगस्टर्स की पिक्चर बना रहे हो यार, इसमें क्या बोल रहे हो। वो लड़की बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से प्यार नहीं होता है, बट कोई मुझे लाइक नहीं करे तो मैं अपने माता पिता के पास ही तो जाऊंगी कि मेरी शादी करा दो। तो बोले तुम क्या बात कर रहे हो, लड़की शादी की क्यों बात कर रही है, आजकल मैरिज इज एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, यू नो, कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। या फिर आप बोल रहे हो दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ऊपर वाला उसके ओके कह देता है, तो क्या ही माँ बाप की रजामंदी की बातें, ये सब क्या बातें हो रही है, यू नो। तो पर वो एक हमारे यहाँ पे एक जागरूकता आ रही थी और ये एक पिक्चर आ रही थी जो उन्हीं वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रही थी। तो एक मेरे को लगता है इस दोनों मूवमेंट साथ साथ होते हुए, तो मेरी और राधिका जी की जो बिलीफ है अबाउट द स्टोरी टेलिंग, अबाउट द स्टोरी, कि हमारे संस्कारों में बेस्ड होनी विनय जी चाहिए। जो कह रहे हैं, जो बैक टू द रूट स्टोरी टेलिंग की अप्रिसिएशन आई है, जो रूटेड कहानियां लोगों को पसंद आ रही हैं, तो वो तो डेफिनेटली देयर हैज बीन एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द पब्लिक परसेप्शन फ्रॉम द वेरी वोक नॉन इंडियन काइंड ऑफ सिनेमा जो कूल मानी जाती थी। अभी एक इंडियन सिनेमा और इंडियन सेंसिबिलिटी की सिनेमा की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई। तो जो विनय जी कह रहे हैं वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो आई है, पब्लिक परसेप्शन में चेंज आया। एंड आर्ट इज ऑलवेज लाइक दैट, देयर इज नो गुड आर्ट एंड बैड आर्ट। आर्ट की एक टाइम आती है डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द पब्लिक। तो मूड ऑफ द पब्लिक भी ऐसी कहानियों को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत उत्सुकता ज़्यादा है। सो आई गेस दैट्स आल्सो चेंज। अच्छा, सनम तेरी कसम कल्ट फॉलोइंग हो गई है, मतलब मासेस में लोग पसंद कर रहे हैं। एज अ मेकर्स मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी भी फिल्म का या किसी भी, अब आजकल तो वेब सीरीज भी बनती हैं, तमाम तरह की चीजें बनती हैं, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट होता है जो उसके साथ मास ऑडियंस को जोड़ देता है, मतलब वो कल्ट बन जाता है? ऐसा क्या एक इंग्रेडिएंट है किसी भी प्रोजेक्ट का? हर किसी फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ ही फिल्म्स होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग राइटर्स भी हैं इस पिक्चर के, तो वो जो एक हर आपको एक सच्चाई बोलनी पड़ती है, आप ये नहीं कह सकते कि कहानी में ये वो जो होता है ना एक फॉर्मूलेक जो होता है कि ये फॉर्मूला है भाई पिक्चर बनाने का कि आप लव आइटम सॉन्ग, हाँ ये नहीं हो सकता, यू नो। उस वक्त जब राधिका जी और मैं कहानी लिख रहे थे और कहानी सोच रहे थे, तो हम लोगों को जो एक सच्चाई के साथ में हम जब उस पुराण पे पहुंचे, तो जहाँ पे हमको वो कहानी मिली, अब वो कहानी हमको सच्चे मन से सच्चे दिल से हमको वो अच्छी लगी कि एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर, वी वांट टू डायरेक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस। when she came to my room and Radhika and we were saying कि I say if the father, हमें से लड़की का पिंड दान, वो अपनी उसकी बेटी जिंदा है और वो बोलते हैं मैं तेरा पिंड दान कर दूंगा, यू नो, और लड़की रोती है, बोलती पापा प्लीज एक चांस तो दो, और वो बोलते जाते जाते बोलता है वॉचमैन को पिंड दान के भोजन पे तुम भी जरूर आना, यू नो। तो मतलब अब ये जो सच्चाई थी कहानी की, या ये जो सच्चाई हमको रिलेट कर रही थी, अब वो आपको रिलेट करेगी ना, तो वो ऑडियंस को भी रिलेट करेगी। जब अगर आप उसमें पूरी कौड़ियाँ बिठानी शुरू करोगे ना कि नहीं यार ये वो हम ये दोनों जब काम करते हैं, आई वांट टू गिव एन आंसर टू यू प्रॉपर्ली। जी, दिस इज नॉट जस्ट सनम तेरी कसम। एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग लिटिल बोस्टफुल, वी हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स थ्रू वेरियस सॉन्ग्स ऑफ आवर्स। जब हमने याद पिया कि आने लगी की थी, हम बहुत छोटे थे, पर वो आइकॉनिक हो गया था। हर बच्चा वो याद पिया कि वो स्टेप आज तक करते हैं। वो 4 लड़कियां टावल में पहली बार हुआ था, वो मेरे कॉलेज टाइम की एक्सपीरियंस थी। विनय जी को मैंने कहा था, हम 4 दोस्त थे एंड मेरी एक दोस्त थी, तो हम पार्टी में जाते थे, तो एक बाथरूम में जाके निकल के, तो ये सब हमारी ज़िंदगी की सच्चाई थी जो हम इंटीग्रेट करते थे गाने में। तो वो मैस टच तब भी था। फिर मैंने पायलट छनकाई की पपेट्स के साथ, वो भी मैस टच था। फिर हमने कांटा लगा किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटवीन, जानम समझा करो किया आशीष जी के साथ, वो भी। तो हर चीज जो हमने किया है, दिस हैज बीन अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ टचिंग द till as late as Vaste, which we did with a young girl called Dhwani Bhanushali. Vinay and I decided we'll break the song and we'll write a dialogue called exactly at 10 AM आज मेरा breakup हुआ। वो पूरा साल हर बच्चा उस पे वायरल करा। तो it's just not सनम तेरी कसम, it has been happening very frequently at various platforms in whatever work we do. But what Vinay ji is saying is the reason why it continuously happens, whether it's a movie or whether it's a song, या लुट गए जो हमने किया था, when we were doing लुट गए, कोविड का टाइम था,
एंड हमने कहा हम एक ब्राइड की कहानी बोलेंगे. एंड उस टाइम पे सारी एक्ट्रेसेस पेल पिंक, ऑफ वाइट्स, पेल येलो वो बना रहे थे. एंड विनय जी ने कहा था नहीं यार यार हम लोग ब्राइड की कहानी बोलेंगे तो हम लाल ड्रेस में, लाल जोड़े में ब्राइड को. हाँ हाँ. तो हमें अब तब भी याद है कोविड के टाइम पे हम तरुण तहलियानी जी के स्टोर में गए थे कोलाबा में. विनय जी और मैं घूम रहे थे एंड वो बोल रहे थे इतने लाख का ये वाइट कलर का, इतने लाख का ये ड्रेसेस. बोला वो तो विनय जी ने कहा वो लाल वाला कितने का? वो तो डिस्काउंट पे है, वो तो 20-25 हज़ार में हम लोग दे रहे हैं. अच्छा. तो विनय ने कहा अरे तरुण तहलियानी इतने डिस्काउंट में कोविड में मिल रहा है, पर हमें तो लाल जोड़ा चाहिए. क्योंकि उन्होंने कहा मुझे लगता है कि एक लाल जोड़े वाली ब्राइड देखना कंट्री पसंद करेगी. हाँ. भले ही जो भी अर्बन स्पेस में हो. हाँ हाँ हाँ. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो लुट गए कितनी बड़ी हिट हुई. तो वो गाना हो या फिल्म हो या डायलॉग हो गाने में, तो वो हमेशा उस साल जब चला है तो वो बहुत बड़ा हिट हुआ है, बहुत वायरल हुआ. तो दैट मैस टच हैज बीन देयर. वो आई थिंक वो ऊपर वाले की देन है, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज हैं अपने ऑफिस में. हम दोनों खुद बैठते हैं, अपनी कहानियां सोचते हैं, ज्यादा दुनिया के साथ डिस्कस नहीं करते हैं. एंड सच्चे दिल से बोलते हैं यार तुझे अच्छा लगा या आप तुझे दुनिया अच्छा के साथ लगा. डिस्कस नहीं करते नहीं तब भी करते. इतनी ट्रेंडिंग चीज कैसे उठाते हो? बिकॉज हम सच्चे मन से करते हैं. हम ये सब निकाल देते हैं ऑप्टिक्स की, लोग क्या हैं वो विच आई एम टॉकिंग अबाउट. इवन अ ब्राइडल कॉस्ट्यूम probably it was a very old fashioned decision for him to take at that time ki let's not go with all the fashion trends, let's go with good old fashioned red because I like it. So it was a very simple thing ki do I like it or not. There's nothing, no addition to it, you know. So बस वो मिलावटी चीज नहीं है, वो ऑनेस्ट है, वो दिल से निकलती है. एंड आई थिंक पब्लिक वो जान जाती है कि ये मिलावट से निकली हुई चीज है कि ये बस दिल से निकली हुई चीज. पर ये तो है कि जो चीज आप दिल से बनाते हैं वो दिल तक ही बस, पहुंचती है, ये बस. बात तो बिल्कुल है. हाँ. अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, सनम तेरी कसम के जो फेसेस है हर्षवर्धन और मावरा, जी कैसे उनकी कास्टिंग कैसे हुई थी उस बस time? दिल से हुई थी. बस मतलब व्हाट वाज ऑडिशन, किसने लिया था, क्या था, वही दो चेहरे क्यों? क्योंकि उन दोनों चेहरों को भी बहुत कुछ मिला है इसके बाद ना. जी. कि जब आप न्यू कमर्स को लॉन्च करते हैं ना, हम्म. तो नॉट मैनी डायरेक्टर्स लॉन्च न्यू कमर्स इन दिस इंडस्ट्री. हमारा जो सफ़र रहा है, हमने गानों में भी, हमने पहले गाने में अर्जुन रामपाल को लॉन्च किया था, फिर कहीं शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, मलाइका अरोरा. तो एक जर्नी रही है न्यू कमर्स और न्यू कमर्स को लॉन्च करने की. एंड दैट्स द काइंड ऑफ सिनेमा वी डू द बेस्ट, यंग न्यू कमर सेट. जो लुट गए में जो ब्राइड है वो भी न्यू कमर या, है वो ना. भी. हाँ. युक्ति. युक्ति भी नहीं हुई है. वास्ते में ध्वनि और हाँ. उसमें एक और भी लड़की थी सुम्बुल करके, राइट. वो भी कुछ स्टार प्लस पे कुछ शो कर रही है आजकल. अच्छा, तो यही जर्नी रही है सारा का सारा. तो जब न्यू कमर्स को आप लॉन्च करते हो ना, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, दैट हैज़ टू बी एन ऑनेस्ट प्रोसेस. यू कैन नॉट हैव कि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है या उसका है. नो, इट हैज़ टू बी अ मेरिटोरियस प्रोसेस, यू नो. और इसलिए हमारे यहाँ इन हाउस ही कास्टिंग होती है और ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है. और हम लोगों को, हमें तो पता भी नहीं होता उनके नाम क्या है. एक्चुअली हमारी रूल है वो कि हम शाम में दोनों जब बैठते हैं ऑडिशन देखने, हमारे ऑफिस की एक रूल है कि हमें ना नाम बताओ, ना काम बताओ, ना खानदान बताओ, कुछ मत बताओ, ना इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बताओ, कुछ मत बताओ. ऑडिशन करो और हमें बैठ के देखने दो. हमें लगे कि ये अव्वल आए हैं तो हाँ कहते हैं, फिर जानना चाहेंगे कि वो कौन है, क्या है. दिस वॉज द ट्रू प्रोसेस फॉर सनम तेरी कसम. ओके. We didn't know who Mavra was. We didn't know who Harsh was. We just saw their auditions and we said these are the best two auditions from the hundreds of auditions we got. फिर हमें पता चला कि मावरा कितनी पॉपुलर थी, उन्होंने क्या काम किया था. एंड आई एम नॉट नेमिंग द गर्ल्स एंड द बॉयज. आजकल क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है, आज वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, वो आज बहुत बड़े स्टार्स हैं यहाँ पे, अपनी ही इंडस्ट्री में. पर उस वक्त उस रोल के लिए मावरा और हर्ष ही बेस्ट थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ था. और कोई बस दिल से. ओके. पर वैसे फर्क क्या होता है एज मेकर्स के, किसी भी नए चेहरे को कास्ट करना, उनसे काम कराना, फिर ऑडियंस तक उन्हें पहुंचाना, ऑडियंस का रिस्पॉन्स आना, और किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड चेहरे के साथ काम करना और फिर ऑडियंस का उस पर क्या रिएक्शन आता है? फर्क क्या होता है? जब आप नॉन के साथ होते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं, सब कुछ होता है. इधर आते हैं तो पैसे ही नहीं होते हैं. यहाँ पे आपकी खुद की स्ट्रगल चल रही होती है. जैसे हमने कहा, हम तो एक जो विनय जी कहते हैं, एक लाइफ जैकेट के साथ होती है एंड एक विदाउट लाइफ जैकेट. तो बेसिकली ड्राउनिंग.
you either swim or you sink. You have no life jackets when you're with newcomers. सनम तेरी कसम के टाइम पे भी हमने जब बोला, उसके पहले तो हम सलमान सर और सनी सर और कंगना वगैरह इन लोगों से पीछे, इनके साथ हमने कहा चलो हम न्यू कमर्स के साथ बनाएंगे, बिकॉज वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्क्रिप्ट दैट वी रिटन. जैसे हमने न्यू कमर्स के साथ बोला, शुरू हो गई प्रॉब्लम्स हमारी. कोई फाइनेंसर नहीं, कुछ नहीं, सब चले जाते हैं, यू नो. तो और फाइनेंसर नहीं होता तो आपकी खुद की भी सैलरीज नहीं आती, आपकी खुद की रेम्युनरेशन नहीं आती, तो आपको सब ये सब करना पड़ता है, आपको अपनी जद्दोजहद से, यू नो. फिर दोस्तों से कुछ और काम करना पड़ता है इस काम को सस्टेन करने, फाइनेंस करने के लिए, यू नो. बट वी वर डिटरमिन्ड. सनम तेरी कसम विल बी अ न्यू कमर्स. तो हर्षवर्धन या मावरा के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि प्रॉब्लम मतलब कोई फाइनेंसर ही नहीं था. हम लोग तो पहले, फिर हम लोग अपने दोस्तों के पास गए. हमारे सबसे पहले प्रथम दोस्त, हमारे स्क्रिप्ट हो जाती है ना, तो अगर आप कोई न्यू बॉय न्यू गर्ल लॉन्च कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज म्यूजिक. तो आपके पास गाने होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज म्यूजिक इज व्हाट लॉन्चेस अ स्टार. इस पे मैं आऊंगी, मेरे लास्ट के सवाल इसी पे ही है. हाँ. तो म्यूजिक का तो होता है. फिर हिमेश सर के पास उन्होंने हमें, आप सब सेपरेट पूछने वाली हैं तो मैं इसमें एलैबोरेट नहीं करता हूँ. तो फिर हिमेश सर आए. फिर हमारे दूसरे दोस्त हैं राहुल नंदा जी, जिन्होंने वो हमारा फेमस पोस्टर है बाथटब में जो लेटी हुई है, वो फोटो सेशन कराए. फिर फोटोग्राफ्स लेके, गाने लेके, फिर गए. फिर हम लोगों को फाइनेंस मिला. फिर भी कंटिन्यूस वाइल यू आर शूटिंग, आपको कंटिन्यूस उसकी एक वो जो एक प्रेशर रहता है ना उसके बाद में. फिर कोई ना आके बोल दिया, अरे ये इसका तो पहले भी पिक्चर, ये तो एकदम ब्रांड न्यू नहीं है, इसके तो पहले भी 2 पिक्चरें आ चुकी हैं. फिर ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं आपको सारे के सारे, यू नो. तो उन सब को हम बताते नहीं है, पर हमारे खुद के भी बैक एंड बहुत प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, क्योंकि उनको फिर आपको बेचना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है. एंड हमने क्या है, वो ऐसे न्यूकमर्स लिए जिनका रियली कोई, दे केम फ्रॉम नोवेयर. हाँ, right. They didn't have any दूर तक any relation to anybody कि कुछ तो आप कुछ बोल सको. तो वो था हम लोग. तो वो फिर स्ट्रगल पूरी की पूरी करके फिर आप यू रीच द एंड पॉइंट. अब यहाँ तक का सफर तो हमारे हाथ में रहता है. उसके बाद जब आप मार्केटिंग करने जाते हो, उसमें आप एक फेथ पे देना पड़ता है आपको. फिर आप सिलेक्ट करते हो कौन पार्टनर, और वहीं हमको धोखा हो गया. क्योंकि हमने जो उनको दिया, फिर उन्होंने फिर औने पौने करके सब सत्यानाश कर दिया. बिकॉज जो पता ही नहीं चला. गाने सुपर हिट, पिक्चर आउटस्टैंडिंग, जितने भी फर्स्ट 5 डेज का कलेक्शन था 1.25 करोड़, मंडे तक 1.25 करोड़ था. बोले भाई सस्टेन कर रही है पिक्चर, कोई माने ही नहीं कुछ भी. मतलब आप रिक्वेस्ट ही, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं था. हम अच्छी पिक्चर बना के, अच्छे गाने बना के, अच्छी स्टारकास्ट लेके, अच्छी स्टाइलिंग करके, आज 10 साल पुरानी पिक्चर है, 9 साल हो गए, बट किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे लगता है आप पुरानी पिक्चर देख रहे हो तो आउटडेटेड स्टाइलिंग लगे, कुछ लगे. अभी भी हम किधर से आ रहे थे, बोले सर मैं एक बात बताऊं आपको, इंदर का मुझे क्या अच्छा लगता है, टैटू सर. अब लोग, अब वो तो स्टाइलिंग आज से 9 साल पहले हम लोगों ने किया. स्टाइल ऑफ वेयरिंग द शर्ट, या दो शॉर्ट शर्ट्स, बिकॉज अब वो सब हम लोगों ने आज से 9 साल पहले डिजाइन की हुई थी, जो आज भी लोगों को अच्छी लगती है. तो वो सब एज अ क्रिएटिव वी कैन डू, यू नो. बट आप जब पहुंचते हो तो फिर वो आपको उस वक्त अब जरूरत नहीं है, बिकॉज अब डिजिटल मार्केटिंग हो गई है ना. अब आप यहाँ पे घर बैठ के आप सारा का सारा. तो जो 9 साल जो हुआ ना, फिर तो उन्होंने फैंस ने टेक ओवर कर लिया था उसको. बट उनकी पिक्चर बन गई, तो वर्ड ऑफ माउथ होने वही स्टूडियो बन गया. कम टाइम लगता है क्योंकि किसी ने देखा. इसे कहते हैं स्टूडियो ऑफ इंडियन यूथ. वो स्टूडियो बन गई पिक्चर के लिए, उन्होंने काम किया पूरा. एग्जैक्टली. और री रिलीज में तो खास करके दिखा के मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने पावर क्या है, उनकी पावर क्या है. माने री रिलीज में भी आप देखिए, कोई पोस्टर नहीं थे थिएटर्स के. जिस हफ्ते ये रिलीज हुई थी, दूसरी पिक्चरें रिलीज हो रही थी, नई और पुरानी भी, बड़ी बड़ी पिक्चरें जिनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे. इस बार भी सनम तेरी कसम की कोई पोस्टर नहीं थी थिएटर के बाहर. बट पब्लिक वॉज वेरी श्योर कि उन्हें क्या करनी है, तो उन्होंने अपने बोला बाढ़ में जाए पोस्टर, हम लोग खुद ही अपनी प्रमोशन करते हैं. उन्होंने क्या प्रमोशन की, हैट्स ऑफ टू पब्लिक एंड फैंस. अच्छा, अभी सनम तेरी कसम 2 का कोई प्लान बना है? मैम एक हफ्ते पहले तो इसकी कोई बात नहीं हो रही थी. तो एक हफ्ते पहले अभी आया एक भी माइनर सा थॉट के चलो सेकंड. नहीं सी, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. 2 चीजें बड़ी सब तरफ फैली हुई हैं. एक तो सलमान खान सर कर रहे हैं सनम तेरी कसम 2, और एक ये सनम तेरी कसम 2 का हम जो रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. तो इन दोनों का यही है कहना कि भाई जब हम लिख रहे थे
तो जैसे मैंने कहा ये कहानी एक एपिक से है, हमारे एपिक की है, तो उसी वक्त हमें ये कह भी चुका हूँ कि हम लोगों ने दोनों लिखी थी, सनम तेरी कसम 1 और 2 एक साथ ही लिख ली थी। पर अब उस वक्त कुछ सनम तेरी कसम 1 का ही कुछ नहीं, तो वो फिर हमने उसको ऊपर शेल्फ में रख दिया था। अब जैसे राधिका जी कह रही हैं अब हम एक हफ्ते से निकले हैं, तो अब लोग बात सनम तेरी कसम 1 से ज़्यादा 2 की बातें करते हैं, 2 कब आ रही है, 2 कब आ रही है। तो ऑब्वियसली हमने कहानी तो लिख के रखी हुई थी, तो निकालेंगे निकालेंगे। बट इससे ज़्यादा एक और बात आई है जो हमारे और प्रोड्यूसरों ने हमको बोला है, हमारे प्रोड्यूसरों ने ये बोला कि जिस तरह से आपकी विचारधारा है, जो आप सोचते हैं, जिस तरह से आप इंडिया के यूथ को देखते हैं, जिस तरह आप संस्कारों की कहानियाँ बोलते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं कि रिश्तों की जो मर्यादा रखते हुए कहानियाँ बोलते हैं, हमें लगता है कि आपका जो एज द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ सनम तेरी कसम, आपका एक यूनिवर्स जो है, कई डायरेक्टरों का होता है कॉप यूनिवर्स, किसी का हॉरर यूनिवर्स, तो बोले हमारे जो दूसरे प्रोड्यूसर है बोले वो कह रहे थे कि आप ये यूनिवर्स जो है ना आपका, इसको आप हर वैलेंटाइन पे ज़रूर लाइए, जो एक सनम तेरी कसम का एक जो यूनिवर्स है उसका जो कहानियाँ उस किस्म की, तो वो है, तो वो हम ज़रूर लाएंगे। तो मतलब उम्मीद है अगले वैलेंटाइन तक कुछ फिल्म आई, कौन सी फिल्म है, कोई हाँ रोमांटिक। अच्छा, अगर इसी का सीक्वल बनेगा तो फिर चेहरे क्या पॉसिबली, अब सारे जवाब आपको अभी दे फिर भी थोड़ा सा इतना सा वो तो सारे ही जवाब हो गया, वो तो मेन मुद्दा है। अच्छा, और जो सेम कास्ट थी जैसे हर्षवर्धन हो गए या फिर मावरा हो गए, उनको साथ लेकर कोई प्रोजेक्ट करने का? अब मावरा तो आपको पता है उनके साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो उधर से हैं, तो शरद पारे शरद and we all are law abiding citizens who should follow the laws of the land. हर्षवर्धन के साथ कुछ? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं तो आपको यही मैं बोल रहा हूँ हर क्योंकि जब आप किसी न्यूकमर को लॉन्च करते हो ना एज अ डायरेक्टर, उसका चलना और उसका ना चलना, उसका क्रेडिट भी हमारा, डेबिट भी हमारा। उनकी आज कोई गलती नहीं। हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन को सनम तेरी कसम 1 में जब हमने लिया था, वो तो यंगस्टर्स थे, आंखों में उम्मीदें, एक अपनी ड्रीम्स लेके आए थे, उन्होंने एक फेथ किया था हम पे और हमारी एक कहानी पे कि हम सपने देखते थे वो। अब उसका जब वो मार्केटिंग पे फेल हो, कहीं पे फेल हो, फेलियर हमारा है, कैप्टन ऑफ द शिप हम हैं, तो उससे फेलियर हमारा है। तो अब वो जो फेलियर हमारा होता है ना, तो उसके बाद जब आप 1 साल 2 साल 8 साल, तो वो उनको जो फेलियर का वो होता है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है कहीं, तो अब जब हम हर बारी बोलते रहे, जब भी हर्ष की कोई पिक्चर आई या मावरा कुछ भी, हम ऑलवेज प्रे दैट इनका हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिस्कवरी तो हमारी ही है ना, ये होंगे अच्छे तो जो भी क्रेडिट डेबिट हमारा। पर एटलीस्ट भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हर्ष की पहली हिट पिक्चर जो है वो भी हमारी हुई, तो एक जो बर्डन होता है ना छाती के ऊपर, वो एक हम लोगों का हो गया कि चलो भाई, जो एक प्रॉमिस था एक यंगस्टर को, एक जो उम्मीदें लेके जो आता था, उसको एक प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। अब यहाँ से जो सफ़र है उसका, आई एम श्योर इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, उसको ज़रूर बड़ी पिक्चरें मिलेंगी, अच्छी पिक्चरें मिलेंगी, एंड इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बट हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो हमेशा रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और जो उसको सूट करता है उसी को लेंगे। वो ऑनेस्ट प्रोसेस हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे बहुत यार दोस्त हैं, बहुत लोग हैं, एक्टर्स हैं जो हम जिन्हें हम पसंद करते हैं, बट वी स्टिल हैव टू बी ट्रू टू द प्रोसेस ऑफ द फिल्म, यू नो। दैट्स द मैजिक इंग्रेडिएंट। That is मुझे the लगता है जो magic. मैंने एक सवाल किया था Yes, उसका जो इंग्रेडिएंट yes, है वो यही है। जो सूट करेगा उस दिन तो माने हम फिर हम दुनिया को इधर से उधर कर देंगे कि उसी कास्ट के साथ करें। One has to be right for that role. ओके, अच्छा, लास्टली म्यूजिक और गानों की अगर मैं बात करूं, आप लोग सॉन्ग भी डायरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म ही डायरेक्ट करते हैं। म्यूजिक किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी फिल्म का, और जो डांस स्टेप्स होते हैं उसके गानों के, या फिर एक गानों में जो एक क्यू होता है, एक डायलॉग हो गया, जैसे वही वास्ते में जो एक क्यू है गाने से पहले, Exactly it है। ये सब ओवरऑल किसी भी फिल्म को आगे बढ़ाने में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टार को सुपरस्टार बनाने में कितना कंट्रीब्यूट करता है म्यूजिक और गाने और डांस किसी भी फिल्म के? सो हम तो कहते हैं वो तो 50% है, इंडिया में 50%। म्यूजिक इज, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। कई बार ये बोलते हैं कि पिक्चरों में से गाने, बीच में एक दौर आया था जब बोले गाने नहीं रखते हैं पिक्चरों में। हाँ, नहीं, वेब सीरीज में भी हम देखते हैं गाने नहीं होते हैं हाँ, उनमें। तो फिर वो जो गाने नहीं होते हैं, तो फिर वो
फिर वो 9 साल बाद नहीं चले। फिर सनम तेरी कसम नहीं हो सकते, यू नो, बिकॉज उनको फिर वो ये जो क्रेज आता है ना, ये गानों से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे लोगों को गानों के साथ में ही चीजें देखने की आदत है। चाहे हनुमान चालीसा सुनते हो, चाहे वो मंत्र सुनते हो, चाहे वो आरती सुनते चाहे हो, रामलीला सुनते या हो, रामलीला। एक लय है हमारी थिएटर में, हमारे ड्रामा में, वो है हमारे इसमें। तो उसके बगैर, म्यूजिक के बगैर तो यू कैन नॉट इवन थिंक के सुपरस्टारडम, ब्लॉकबस्टर नहीं, जो आप कहते हो जो मैस टच है वो not और सनम तेरी कसम का जो म्यूजिक था, ये सब कैसे इंक्लूड हुआ फिल्म में? कहाँ कहाँ बातचीत हुई थी? नहीं, गाने नहीं, बहुत हिट हैं, सारे एक गाने ही हिट हैं। आदमी से बातचीत हुई। हमारा पहले से ही था कि अगर हमको ये पिक्चर जो है ना, क्योंकि ये हमारे इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक टेल ऑफ लव, यू नो, और क्योंकि ये उसका है, तो वी न्यू ओनली वन पर्सन विल बी गुड फॉर इट, एंड दैट इज हिमेश जी हैं। और हमारे मित्र भी हैं अच्छे, तो हमने कहा कि हिमेश जी से ही बात करते हैं। बट हमारे पास फिर अगेन वही प्रॉब्लम, हमारे हमारे न्यू कमर्स और हम और हमारे वो, तो अब हमने गए उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा, कहानी सुनी उन्होंने। फिर जैसे आपने भी कहा था ना कि मैजिक ऑफ लव, फिर वो भी बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, उन्हें रोमांस से बहुत प्यार है। तो रोमांटिक फिल्में सुनते हैं तो बैठे बैठे वो लाइनें बनाए, बैठे बैठे उन्होंने गाना बनाया हमारा, बेतहाशा दिल ने तुझको ही दूर चाहा। जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम सनम तेरे। 5 minutes ही सेड ये आपका है, एंड आपकी टाइटल ये है, सनम तेरी कसम। टाइटल उन्होंने दिया हमें। हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, ही वाज सो कमिटेड टू इट फ्रॉम फॉर आवर कन्विक्शन। और उसका उन्होंने हमको, वो गाना है तेरा चेहरा, यू नो, इट्स अ सॉन्ग उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, वो अरिजीत सिंह का अरिजीत वॉइस की था। आवाज में। तो हमको बोले ये आप गाना सुनो, और हम ये आप मेरे को, ये आपकी पिक्चर का है। तो हमने कहा बट हिमेश सर, ये तो इतना अच्छा गाना है, तो आप चाहो, जनरली क्या होता है ना, कंपोजर्स हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्या बड़े बड़े स्टार्स के लिए अच्छे अच्छे गाने रख लेते हैं, और न्यू फिल्मों में फिर वो उनका दूसरा लॉट होता है। नो, ही वाज सो कमिटेड। आज अरिजीत सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग टुडे, आज की तारीख में नंबर 7 के 7 गाने उसके ट्रेंड कर रहे हैं, यू नो, चाहे वो बेतहाशा दिल ने, सनम तेरी कसम, वो उनकी जीनियस है, खींच मेरी 100%। फोटो, तेरा चेहरा, एक नंबर, फिर वो हाले दिल मेरा पूछो ना सा, मैंने हर गाना ट्रेंड करा, बिकॉज एवरी सॉन्ग ही हैज गिवन अस अ जेम। एंड इट इज, कोई भी आप न्यू बॉय न्यू गर्ल लॉन्च कर रहे हो, चाहे वो मैंने प्यार किया हो, चाहे कयामत से कयामत तक हो, दिल वाले दुल्हनिया हो, चाहे वो बॉबी, कहो ना प्यार हो, बॉबी, गाने प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो, बिकॉज दे टेल द इमोशंस ऑफ अ फर्स्ट लव। एंड लव स्टोरी के जो इमोशंस होते हैं वो गानों से ही निकल के आते हैं, क्योंकि वो हमारे ईथॉस में, हमारे सिस्टम में। सो हिमेश सर का तो क्या ही बोले, मतलब उन्होंने तो, मतलब टाइटल उन्होंने दिया हमको, ये ब्यूटीफुल वो तो सॉन्ग, इनवैल्यूएबल, जिसको कहते हैं ना, प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन टू दिस फिल्म सनम तेरी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी काफी प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन रहा है ऑडियंस को एक अच्छी फिल्म देने में, एक ऐसी फिल्म देने में जिसे लोग इतने साल बाद भी इतना प्यार देते हैं, चाहे डिजिटली हो। अब थिएटर में भी पता लग गया कि लोग वाकई में इस फिल्म को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इस पर बात करके आपसे, एंड आई होप कि सनम तेरी कसम 2 और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कल्ट क्लासिकल मूवीज आप लोगों की तरफ से देखने को मैं मिलती रहेंगी, मतलब मिलती रहेंगी, कंफर्मेशन कोशिश करेंगे पूरी। अभी वैलेंटाइन के 2026 पे तो पक्का ही आएंगे हम लोग, बाकी का आगे फिर तो चलो डन है, फिर तो हमारे यहाँ पे हुई है रिवील कि अगले वैलेंटाइन कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू विनय जी, थैंक यू राधिका जी, थैंक यू।